हेलो भाइयों। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हम लोग अपने चैनल पे लाइव मॉक एसबीआई पीओ का अपलोड किए थे। उसका रिजल्ट आ गया है। तो काफ़ी लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्या है और इंग्लिश में कैसे स्कोर करें, और क्वांट का और रीजनिंग का भी स्ट्रेटजी बहुत लोग पूछ रहे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में कैसे स्ट्रेटजी अपनाई जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए। स्कोर करने से पहले आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें स्कोर नहीं बढ़ाना है, हमें अपनी परसेंटाइल बढ़ानी है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 16% स्कोर आया है, तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन परसेंटाइल देखा जाए तो 94 परसेंटाइल है। इसमें 25 है लेकिन परसेंटाइल 94 है। यहाँ पे हमें क्या बढ़ाना है, अपनी परसेंटाइल बढ़ानी है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंक 199 रहा आउट ऑफ 44,000 और परसेंटाइल मेरी 99.6 रही है। मेन फोकस हमें अपने परसेंटाइल पे होना चाहिए हर सेक्शन के। और 90 के ऊपर अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है सभी सेक्शन में, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है एंड आप क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से प्री। लेट्स स्टार्ट करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में 2 रॉन्ग हो गया था, 35 मार्क्स था। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या अप्रोच लगाना है हर सेक्शन के लिए। सबसे पहले हम इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में वन लाइनर हमें फटाफट कर देना है। जैसे कि इंग्लिश में वन लाइनर अगर देखा जाए तो ये हो गया वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स। उसे अटेम्प्ट कर देना है। इसमें ग्रामर भी लगाना है और फिर थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। तो कैसे करना है, तो देखो अब जैसे डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी के साथ ग्रामर क्या आएगा कि आगे पास्ट पार्टिसिपल या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल ये तीन है, तो स्टॉप होना चाहिए। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को रोका जाना चाहिए। ठीक है। अब स्टॉप्ड, टैकल्ड, हाल्टेड, तीन चीजें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या है, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज टू टैकल, हमें टैकल करना है ना, कोई अप्लायंस थोड़ी करना है, अप्रोचेस थोड़ी करना है। तो टैकल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से स्टॉप आ गया और नीचे से टैकल आ गया, तो ये दोनों मिला के बन गए सही आंसर। इसी तरह हमें सभी वन लाइनर्स करने हैं। उसके बाद अब ठीक है, देखो अब यहाँ पे जैसे कि ये दिया है। ठीक है। अनटिल द चाइल्ड, चाइल्ड किसके, सिंगुलर टेंस की बात हुई है, यानी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, जिसके वर्ब के आगे एस या फिर ई एस लगा रहता है। तो जैसे ये हो गया, एक इंडिकेट्स हो गया, गॉजेस हो गया। ठीक है। अब इट इज़ इम्पेरेटिव यहाँ पे आना चाहिए। अगर अपने माइंड की बात की जाए तो इम्पेरेटिव, तो हमें कुछ वोकेब भी क्लियर होने चाहिए कि इम्पेरेटिव कहाँ लगेगा, राइटियस कहाँ लगेगा, तो बाद में एडवर्ब कहाँ पे लगेगा, ये सब हमें थोड़ा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये ऑथेंट, ठीक है, ये भी जैसे वन लाइनर अब कर लेना है हमें ऐसे। अब जैसे ये दिया है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें चारों वर्ड को देखना है कि किसी की स्पेलिंग तो रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे किसी की स्पेलिंग रॉन्ग नहीं दिखी, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड टाइम मैं जाऊँगा पूरा सेंटेंस पढ़ने के लिए। जैसे एक बार मैं देख लिया चारों वर्ड सबकी स्पेलिंग सही है, फिर सेकंड टाइम पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा और सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि जो वर्ड है उसको बराबर अरेंज किया गया है कि नहीं। मतलब जैसे मेटिकुलसली एडवर्ब, तो यहाँ पे हो सकता है एडवर्ब हो या फिर एडजेक्टिव हो, तो क्या अगर कुछ भी लगाना है तो उसमें सही से लगाया गया है कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे फिर ये भी अब मैं जैसे स्पेलिंग देख रहा हूँ, तो स्पेलिंग देखूंगा तो डायरेक्ट मुझे दिख गया कि बेकरी की स्पेलिंग रॉन्ग है, सो इसको मार दिया। उसके बाद टॉक्सिक, अब यहाँ पे डायरेक्ट स्पेलिंग एडिटिव्स दिख गया, वो कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही वन लाइनर हो गया। ठीक है। अब मुझे पता है कि नो सुनर हैड ही रिटर्न के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ वैन लगता है, स्कार्सली के साथ वैन लगता है। तो नो सुनर के साथ देन आता है, तो यहाँ पे नो सुनर वाला आ गया, यहाँ पे देन दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब जैसे ये हो गया। ठीक है। वन लाइनर्स हो गए और ये एरर्स हो गए। एरर्स का थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और वन लाइनर्स का भी। फिर जैसे ये मैं, अब वन लाइनर जो हार्ड लग रहे हैं उनको अभी अटेम्प्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उनको वैसे ही ड्रॉप कर देना है। बिकॉज वन लाइनर पे जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना अगर कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ लोगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा। तो वन लाइनर पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अब जैसे कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो इसको मैं फटाफट स्किप कर दूंगा, मतलब मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद जितने भी वन लाइनर है सबको कर दूंगा। ये थोड़ा सा टफ साइड पड़ जाता है, मतलब इसमें कोई एक सही रहता है कि गलत रहता है ये पता नहीं चलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको मैं मार्क कर लेता हूँ और बाद में अटेम्प्ट करता हूँ। फिर ये हो गया। अब देखो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे जैसे देयर वर फुल प्रूफ, वर्क की बात किया, वर्क किसके साथ होता है, प्लूरल टेंस के साथ होता है। तो यहाँ पे प्लूरल टेंस आएगा, वे नहीं आएगा, इसका मतलब वे नहीं आएगा, वे नहीं आएगा, कट गया, वेज आ गया। एलिमिनेशन कैसे करना है ये बता रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे वेज है, यहाँ पे वेज है। स्पॉट द एलियंस आएगा कि एलियन आएगा ये मुझे नहीं पता है। तो अब मैं आगे और पढ़ूंगा। तो स्पॉट द एलियंस दे हैड ऑलिव स्किन, यानी एलियंस बोला है और यहाँ पे दे बोला है। दे प्लूरल टेंस के साथ होता है, एलियंस की बात किया है तो यहाँ पे एलियंस आएगा, प्लूरल टेंस आएगा, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो ऐसे एलिमिनेशन के साथ जाना है। ये तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया था, इसका क्या रहेगा, बट नो लॉन्गर आफ्टर ऑल, ओके। और इसका आंसर रहेगा इवन दो। ठीक है।
अब उसके बाद इसको बाद में करना है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके रख देना है। फिर आ गया, अगर फिर हम लोग लास्ट पे आ गए हैं तो लास्ट पे क्या हो जाएगा कि देखना है कि अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, तो देखो अब थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। जैसे इसको मैं पढ़ा कि ब्रशिंग टीथ 3 और मोर टाइम्स अ डे, इससे एसोसिएट हो सकता है लोअर रिस्क ऑफ रेगुलर हार्ट बीट का। कोई रिस्क होता है क्या रेगुलर हार्ट बीट का? नहीं, रेगुलर हार्ट बीट का कोई रिस्क नहीं। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। बेटर हार्ट बीट में कौन सा रिस्क रहेगा भाई, तो ये भी एलिमिनेट। इवन यानी इवन हार्ट बीट में भी कोई रिस्क नहीं, तो ये भी एलिमिनेट। सीधे इरेगुलर आ गया, सेंटेंस से ही पता चल रहा है इरेगुलर हार्ट बीट, तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद बी में इंक्रीजेस। अब इन्फ्लेमेशन क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना रिस्क, रिस्क इंक्रीज होगा इन्फ्लेमेशन से, ये तो कोई भी बता सकता है। और यहाँ पे डिक्रीज लेसन रिड्यूसेस डिमिनिश बोला है, तो डायरेक्ट ये कट गया। फिर नेक्स्ट, उसके बाद एग्जामिन द के बाद बोला है बिटवीन ओरल हाइजीन एंड ऑक्यूरेंस, सी में तो ओरल हाइजीन और ऑक्यूरेंस बोला है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कनेक्ट, दोनों के बीच में कनेक्शन एग्जामिन करेंगे क्या कनेक्शन है, तो ये हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे अंडर गो आएगा कि अंडर वेंट आएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स अंडर गो भी हो सकता है, अंडर वेंट भी हो सकता है, अगर ऐसा लग रहा है मुझे तो मैं आगे पढ़ूंगा। मैं क्या, ये पहले की बात की 2003 और 4 की बात की, यानी यहाँ पे पास्ट आनी चाहिए, तो अंडर वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट ई, अब ई में देखो, ई में क्या बोला हुआ है, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे देख लिया कि वॉज है। वॉज है तो आगे पास्ट का कोई आना चाहिए, तो पास्ट में तो सिर्फ एसोसिएटेड लिखा हुआ है, बाकी कोई पास्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट एसोसिएटेड मार दिया। और 40 पे फ्रीक्वेंट आ जाएगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंट इज दैट फ्रीक्वेंट ट्रूथ बसिंग, अब इसको भी थोड़ा सा अपना गैस करके, गैस वर्क करके, और थोड़ा सा अपना एक रीडिंग एबिलिटी यूज करना है यहाँ पे। फिर कॉम्प्रिहेंशन, अब मैं कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाऊंगा, तो कॉम्प्रिहेंशन में मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले इजी वाला ढूंढूंगा। तो कॉम्प्रिहेंशन कहाँ गया, ये रहा कॉम्प्रिहेंशन। तो अब देखो कॉम्प्रिहेंशन में 3-4 क्वेश्चन इजी इजी कैसे हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे ये अरेस्टिंग डॉग दिया है, तो एक क्वेश्चन इस पे आएगा। एंडलेस डार्क 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 वर्ड में दिया, मतलब हाईलाइट बोल्ड बोल्ड किया हुआ है, तो ये एक वर्ड इसका आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, 3 क्वेश्चन आ गए। अब मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा, थर्ड पैराग्राफ की बात किया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं ये सब क्यों पढ़ने जाऊँ, थर्ड पैराग्राफ पढ़ूंगा। थर्ड पैराग्राफ पढ़ा, वहां से मेरा आंसर आ गया। फिर अब देखो ये एक अरेस्टिंग हो गया, नोटिसेबल, 2 क्वेश्चन हो गया। इसको अभी रहने दूंगा, इसको भी रहने, हाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर लूंगा, 3 क्वेश्चन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद एंडलेस 4 क्वेश्चन, तो मेरे 4 क्वेश्चन, 8 या 9 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, स्किम करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मतलब एक एक चीज़ हमें नहीं पढ़ना है, फटाफट स्किम स्किम करना है और समझते जाना है। तो ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। पैराग्राफ मतलब पढ़ने के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी देखते जाना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा माइंड बनेगा। जैसे यहाँ पे बुर्कीमन और ऑथर के बीच में स्टेट क्या रिलेशन है वो बोला हुआ है, तो पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाएंगे। फिर ये भी है बुर्कीमन थिंक ऑफ टाइम प्रोडक्टिविटी, तो इसको देख के स्किम करके हमें देखते जाना है। ठीक है, अब ये पैसेज हो गया। पैसेज के बाद मुझे अब रीअरेंजमेंट लगाना है। ठीक है, तो पैरा जम्बल वर्ड, पैरा जम्बल सेंटेंसेस, तो ठीक है। अब यहाँ पे बोला हुआ है, जैसे देखो दिस टाइप, ये तो फिक्स है। अब बिकॉज ऑफ दिस वेट डिफरेंस, ठीक है, तो अब बिकॉज ऑफ दिस वेट डिफरेंस बोला है, तो इसमें मैं हाईलाइट कर लूंगा कि इसमें किसके बारे में बोला हुआ है, तो वेट के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट मैं समझ लेता हूँ कि हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब फिर अब ये तो फर्स्ट पे नहीं आएगा, तो फर्स्ट पे ये नहीं आएगा, ठीक है, इसको मैं कट कर दिया। ट्रेडिशनल वेराइटी हैज़ बीन पोजिट लॉन्गिंग, ठीक है, ये हो सकता है। इट इज़ कंसिडर, ये भी फर्स्ट पे नहीं आएगा, कट गया। अब फर्स्ट पे कुछ ऐसा आना चाहिए तो किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है, तो जैसे कलक मलक इज अ ट्रेडिशनल, ये हो सकता है, या फिर लॉजिंग इज अ कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अब लॉजिंग इज अ कंडीशन है तो प्लांट हैवी हो जाता है, यानी हैवी की बात किया है, वेट की बात किया, और वेट यहाँ पे भी है, तो ए के बाद डी आएगा, इतना तो मैं समझ गया। तो ए के बाद डी आएगा, फिर सीधे दिस टाइप ऑफ राइस बोल दिया। अगर मैं ए को फर्स्ट लूँ फिर डी, तो राइस की तो कुछ बात ही नहीं किया ए और डी में, तो ये दोनों पहले कैसे आएंगे, तो इसका मतलब कलक मलक काला नमक पहले आएगा, तो बी आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, अब लॉजिंग बोला है तो लॉजिंग, लॉजिंग के पहले आना चाहिए, तो यहाँ पे ई आएगा, फिर ए के बाद डी आएगा, तो इसके पहले ई आएगा, तो ये ई हो गया। अब वहाँ पे बी के बाद क्या आना चाहिए, तो एफ आना चाहिए, तो बी एफ सी ए ई डी मुझे लग रहा है यहाँ पे होना चाहिए, तो बी एफ सी ई ए डी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सो थोड़ा सा पढ़ना है हमें सेंटेंस को और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधे, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें हमें मिसलेनियस करने, यानी जो हमें नहीं आ रहे थे वो क्वेश्चंस करने हैं। अब हम जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्या करना है, सबसे पहले
एरिथमेटिक को तो देखना ही नहीं है, मतलब एरिथमेटिक को नहीं देखना है क्या है क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखना है। डायरेक्ट हमें मार्क कर लेना है क्या, डीआई अगर कोई है तो, जैसे ही डीआई है 5 क्वेश्चन है, पाँचों को मार्क कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे आया एरिथमेटिक, इसको भी हटा दिया, कुछ नहीं देखा ही नहीं क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। फिर ये डीआई को मार्क कर दिया, फिर हटा दिया, डायरेक्ट आया एरिथमेटिक, एरिथमेटिक को भी हटा दिया, यहाँ तक एरिथमेटिक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पकड़ा गया, तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन उड़ा देना है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद अगर नंबर सीरीज इजी वाला लग रहा है तो तब करना है इजी वाला नंबर सीरीज, नहीं तो फिर बहुत हार्ड नंबर सीरीज में जाने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में करेंगे। फिर कैसलेट डीआई को मार्क कर लेना है। अब जैसे ये 35 क्वेश्चन में देख लिया क्या क्या है, तो अब मैं जाऊंगा सीधे सीधे, अगर जो इजी वाले थे तो वो हो गए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब तो हो गए इजी वाले। अब मैं इजी वाली डीआई पकड़ूंगा, तो इजी वाली डीआई जैसे मैं सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो इजी डीआई ये सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद एक ये डीआई सॉल्व हो गया, ये दूसरी इजी। फिर लास्ट में मुझे कैसलेट सॉल्व करना है, तो कैसलेट सॉल्व करने के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं एरिथमेटिक या फिर जो नंबर सीरीज हार्ड वाले हैं उन पे जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं हार्ड वाला एरिथमेटिक करूंगा। अब जैसे 5 क्वेश्चन में ये डीआई का कर लिया, 5 क्वेश्चन ये डीआई कर लिया, और 5 ये कर लिया, तो 15 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही हो गए। 4-5 क्वेश्चन मैं कर लूंगा ये सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से, 20 क्वेश्चन हो गए। 2-4 डीआई के कर लिया, 25-30-25 क्वेश्चन आराम से हो गए। तो ऐसे किया जाता है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट। फिर रीजनिंग पे आ जाते हैं। अब रीजनिंग में क्या था कि जैसे ये है तो इसको, ये मुझे लग रहा था कि कुछ फंसाने वाला डीआई पजल है, तो इसको मैं स्किप कर दिया। अब ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला पजल है, मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग बोले तो एक सीक्वेंस में ईयर्स वाला है, तो इसको अटेम्प्ट कर मार्क कर लेंगे, मार्क फॉर रिव्यू। फिर उसके बाद सिंगल लाइनर्स खोजना होता है, तो इसको रहने दो, इसको भी रहने दो। सिंगल लाइनर्स तुरंत सॉल्व कर लिया। सिंगल लाइन ईजी लग रहा है तो फिर इसको सॉल्व कर लिया। फिर इसको मार्क कर लिया, डेजिग्नेशन वाला है। उसके बाद डायरेक्शन वाला करना है, इजी लग रहा है तो कर लिया, नहीं तो फिर इसको मैं भी मार्क कर दिया। फिर ये रहने दिया अभी। उसके बाद आ जाएगा, फिर सिंगल लाइनर्स के 4-5 सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद कहाँ जाऊँगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं इजी वाले पजल पे जाऊँगा, जैसे ये हो गया ईयर्स वाला, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लिया, एक लाइन में बना के सब हो गया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, तो उसके बाद मैं जाऊँगा दूसरे ईजी वाले पे, जैसे ये हो गया डिजिग्नेशन, तो ये हो गया, अगर इसको भी सॉल्व कर लिया, देन उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस अगर कर लिए हो तो ठीक है, नहीं कर लिए हो तो कोई बात नहीं, इसको कर लेना। फिर उसके बाद मैं सबसे हार्ड वाले पजल पे जाऊँगा, जैसे ये हो गया एक पजल, या फिर ये हो गया, तो कोई भी एक इसमें से सॉल्व करूँगा, उसके बाद टाइम बचता है तो आगे का करूँगा। सबसे लास्ट में ये करूँगा बिकॉज़ ये पूरा टाइम खा जाता है। तो अगर ये मुझे पसंद नहीं है, आपको अगर आपको ईज़ी लग रहा है तो आप इससे पहले कर सकते हैं। सो ये था पूरा हमारा जो भी एनालिसिस था। अगर आप डिटेल में अप्रोच चाहते हैं या फिर डिटेल में आपको स्टडी चाहते हैं किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी सेक्शन की, सो आप मैसेज कर सकते हैं। एंड मैं भी अभी एस्पिरेंट हूँ, मैं भी आप लोग की तरह प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, तो सो हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन होकर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।